जमुआनंद सर, जिस तरीके से ये परिस्थिति बनी है, ठीक है, पुराने समय में क्या होता था, क्या नहीं होता था, हम बजाय उसकी बात करने के कब आखिर ये बात करेंगे? लगातार राहुल गांधी जो है एक के बाद एक चैलेंज करते जा रहे हैं। मोदी जी गालियां गिनवा देते हैं, लेकिन इन सब चैलेंजेस पे कभी बात नहीं करते हैं। क्या ये सारे चैलेंजेस भाजपा एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, या एक्सेप्ट करके उसके वो जो है उनकी वर्किंग स्टाइल है उसमें ये सारी चीजें आती ही नहीं है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से? क्या माना जाए? और राम प्रकाश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि नए वर्ष में मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आया हूं आपके, तो इसके लिए आपको भी और जो वरिष्ठ पैनलिस्ट है अहमद साहब, सैनी साहब, इन सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। कोई यह ना कहे कि इतनी देर हो गई, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि 365 दिन में सिर्फ 18 ही दिन हुए अभी, तो हमारा नया साल मुबारकबाद ये ताजा ही है। अब जो विषय चर्चे में है, मैं उसको एक पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूं। पर्सपेक्टिव ये है मेरा कि 1990 के बाद जो दौर खुली आर्थिक नीतियों का, बाजारवाद का और कल्याणकारी राज्य से अलग होने का, वेलफेयर स्टेट से अलग होने का, ये जो दौर 1990-91 के बाद जो शुरू हुआ है, उसके बाद हमारे देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। पहला परिवर्तन क्या आया है कि सिंगल पार्टी यानी एक पार्टी का बहुमत के दिन लद गए थे और एक कोलिशन जिसको बोलते हैं कि एरा, मतलब गठबंधन का, देश की सरकार को चलाने के लिए अब कोई एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल सकती, गठबंधन करके ही इस देश का सरकार चलेगी। तो वन पार्टी रूल खत्म हुआ और गठबंधन का युग शुरू हुआ। दूसरा, बाजारवाद के चलते बड़े पैमाने पर हमने निजीकरण, जिसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, को एक प्रकार से एक रास्ते के रूप में, विकास के रास्ते के रूप में अपनाया। और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको कहते हैं कि निवेश के जगह अनिवेश करना, ये एक चला। तो राजनीति में जहां एक तरफ एक पार्टी का रूल खत्म हुआ, तो दूसरी तरफ ये भी हुआ कि सांप्रदायिक शक्तियां, सांप्रदायिक राजनीति 1990 के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ी। चाहे वो मंदिर मस्जिद का सवाल हो, राम मंदिर का जो आंदोलन है, उस आंदोलन ने पूरे देश के स्तर पर खास करके हिंदुओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में और एक नैरेटिव बनाने में कि ये हिंदू हित की बात करने वाली एक पार्टी है। तो सांप्रदायिकता जो है, ताकतें, बीजेपी और आरएसएस, इसका पॉलिटिकल ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगा और देखते देखते पैन इंडिया पार्टी के रूप में बीजेपी ट्रांसफॉर्म हो गई। और तीसरी बात जो पॉलिटिकली हुई है वो ये है कि कांग्रेस, जिसको कहते हैं कि रेनबो पार्टी, रेनबो पार्टी का मायने ये है कि भाई सवर्णों से लेके तो दलितों तक, ओबीसी से लेके तो मध्यम वर्गीय तक, मजदूरों से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके, दलित आदिवासियों से लेकर तमाम लोग जो है उस पार्टी के पीछे थे। तो इट वाज अ रेनबो पार्टी। और दूसरी रेनबो मतलब मूवमेंट कहें, पार्टी कहें, तो पैन इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टियां रही जो आज भी कायम है। ये दोनों पार्टियां हाशिए में आई क्योंकि जब लोग धर्म के नाम पर
बंटने लगे तो रेनबो पार्टी कोलैप्स हुई और कम्युनिस्ट आंदोलन जो है वो तितर बितर हुआ। चौथा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुआ कि संघर्ष जो था, संघर्ष बड़े पैमाने पे टूटने लगे और तो और संघर्षों का कोई परिणाम राजनीति में हो नहीं रहा था और कांग्रेस और लेफ्ट कमजोर जब होने लगी तो ये राजनीति में ये जो जगह है ना, ये लिबरल, प्रोग्रेसिव, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करने वाले, धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास करने वाली पॉलिटिकल फोर्स ने नहीं भरा। ये जो वैक्यूम बना, ये वैक्यूम अंततोगत्वा राइटिस्ट, फासिस्ट, सांप्रदायिक शक्तियों ने इसको भरा और उसी का जो परिणाम है कि जो 2014 जो आते आते हमने फिर एक पॉलिटिकल चेंज देखा। वो चेंज क्या है कि 90 के बाद जो सिंगल पार्टी रूल था, एक पार्टी को 272 के ऊपर सीट मिलना, वो पहली बार फिर कायम हुआ कि जब बीजेपी को मोर देन 272 सीट्स मिला और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्रॉस दैट मैजिक फिगर ऑफ 272। हुआ ये कि वो बीजेपी के रूप में आई और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि 2019 में फिर वो बढ़कर 303 हो गया, यानी सिंगल पार्टी को ज्यादा मिला। अब जो है 2024 में फिर एक टर्निंग पॉइंट आया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कुड नॉट क्रॉस 272, वो 240 पे आके अटक गया और ये सांप्रदायिक पार्टी जब 240 पे अटक गई तो मतलब मैं पॉलिटिकली अगर इसको समझना चाहूंगा तो व्हील्स, चक्के जो है अब वापस उल्टे घूमने शुरू हो गए। यानी कहीं ना कहीं देश, समाज, राजनीति सांप्रदायिक राजनीति से बाहर निकलना चाह रहा है या उस ओर कदम बढ़ाया। अब जब ये वैक्यूम बढ़ेगा सांप्रदायिकता का, सवाल इस बात का है कि राजनीति में वो वैक्यूम कौन भरेगा। तो सवाल ये है कि दो ही लोग भरेंगे, या तो कांग्रेस भरेगी या तो लेफ्ट भरेगी, लेकिन लेफ्ट नहीं भरेगी। मैं खुद लेफ्टिस्ट हूं, मैं खुद कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लेफ्ट नहीं भरेगी। इच्छा नहीं है क्या? इच्छा जरूर है, लेकिन नहीं भरेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट पार्टीज आज भी आइडियोलॉजिकली मानते हैं कि हम सत्ता का राजकारण नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट इन द पावर पॉलिटिक्स, वी आर हियर टू मूव, स्ट्रेंथन वर्किंग क्लास की जो पॉलिटिक्स है, मेहनत कशों की जो राजनीति है, मेहनत कशों की आवाज को राजनीति में आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए पावर पॉलिटिक्स के नजदीक जो पैन इंडिया की पार्टी होगी, वही अभी जो वैक्यूम खड़ा होगा सांप्रदायिक पार्टी का पीछे हटने का, तो नेचुरल जो फोर्स है, नेचुरल जो पार्टी है जिसका आज भी प्रेजेंस पैन इंडिया है और मिनिमम 20% वोट शेयर है, वो है कांग्रेस। और आगे मैं बोल के खत्म करना चाहता हूं कि अब जो हिंदुस्तान की जो राजनीति जिस मोड़ पे आके रुकी है, ये अब प्योरली आइडियोलॉजिकल हो गई है। अब राजनीति सिर्फ सत्ता की करोगे तो कुछ काम नहीं आने वाला। अब जो है इस देश के अंदर 75 साल के संविधान के लागू करने के बाद और करीब करीब 78 साल की आजादी के बाद जो डेमोक्रेसी हमारी थोड़ी बहुत मैच्योर्ड हुई है, उसने अब जिस मोड़ पे हमको लाके रखा है एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, एज अ पॉलिटी, वो मोड़ ये है कि अब हमको वैचारिक संघर्ष, बैटल ऑफ
आइडियोलॉजी यहां आई है। और यहां मैं राहुल गांधी को देखना चाहता हूं कि कांग्रेस को मतलब एक ऐसा नेता मिल गया जो नेता इस देश की सांप्रदायिक शक्तियां, इस देश की फासीवादी शक्तियां और इस देश की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक फासीवादी संगठन, शायद दुनिया की सबसे बड़ी फासीवादी संगठन आरएसएस के साथ आंख में आंख डालकर एक वैचारिक संघर्ष करना चाहता है। अपनी खुद की पार्टी में वैचारिक संघर्ष की ये एक जिसको कहते हैं कि खून इन्फ्यूज करना चाहता है और अपनी पार्टी को वैचारिक संघर्ष के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ये समझते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला सिर्फ राजनीति से नहीं की जा सकती है, इनका मुकाबला बुनियादी तौर पे विचारधारा के आधार पे ही किया जा सकता है। और इसके लिए वो जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात है, जिसको उन्होंने अभी तक आइडिया ऑफ इंडिया एक कॉन्सेप्ट के नाम से या एक परसेप्शन के नाम से सामने आया है, बट उसका ब्लूप्रिंट अभी तक सामने नहीं आया। बट जब देश के अंदर नफरत हो जाए, जब देश के अंदर विचार शून्यता आ जाए, जब देश के अंदर राजनीतिक विचार शून्यता आ जाए, वहां पर इतने बड़े देश को किसी एक सपने के इर्द गिर्द या एक उद्देश्य के इर्द गिर्द बुनना इतना आसान नहीं है। सो देयरफॉर बचपन में हम सब ने स्कूलों में एक ऐसे राइटिंग होती थी कंपलसरी, अपने सपनों का गांव, अपने सपनों का शहर, अपने सपनों का बस्ती, अपने सपनों का देश। तो हम लोग इमेजिन करते थे, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक बडिंग स्टूडेंट होने के नाते, अपना सपना क्या, देश बस्ती को कैसे हम देखते हैं। तो कोई नदी बनाता था, जंगल बनाता था, झोपड़े बनाता था, कुछ गाड़ियां दिखाता था। द होल पॉइंट मैं कंक्लूड कर रहा, थोड़ा शायद लंबा हो गया आज की, बहुत दिन के बाद आ रहा तो मैं उसको भर देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो है उस लड़ाई में को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कांग्रेस अभी भी तैयार नहीं हुई है और मैं ये भी मान के चलता हूं, इस देश को सांप्रदायिकता से बचाने की लड़ाई अकेले राहुल गांधी नहीं लड़ सकते, अकेले कांग्रेस भी नहीं लड़ सकती। वो तमाम फोर्सेस, डेमोक्रेटिक, लेफ्ट, सेकुलर, प्रोग्रेसिव, ये तमाम लोगों को अंततोगत्वा इनका रेनबो कोलिशन, मैं इसको पार्टियां करके नहीं देख रहा हूं, मैं इसको एक धारा के रूप में देख रहा हूं। लेफ्ट एक धारा है, राजनीति के बाहर डेमोक्रेटिक सेकुलर बहुत बड़ा फोर्स है, सिविल सोसाइटी है, ये सबको इकट्ठा आना पड़ेगा सो दैट एज अ मैटर ऑफ कॉशन राहुल गांधी को थोड़ा सा अपने पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में, पॉलिटिकल मूव्स में उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी कि ये तमाम लोगों साथ में आओ, जिन्हें देश बचाना है, जिन्हें एक नया भारत बनाना है। He will have to expand his arms. He has to give that signal कि yes, कांग्रेस, लेफ्ट, प्रोग्रेसिव, सेकुलर फोर्सेस, ये तमाम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इकट्ठे आए और इस देश को बचाएं और इस देश को बदलें, सांप्रदायिकता से मुक्ति दिलाएं। थैंक यू।